अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? वेलकम टू आवर शो। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और मेरे साथ उमैर बशीर मौजूद हैं। उमैर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग। आप भी ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका वीकेंड कैसा गुजरा? आई एम श्योर बड़ा अच्छा गुजरा होगा, क्योंकि मेरा बड़ा अच्छा गुजरा अनटिल हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब। समझ नहीं आई अचानक से क्या हो गया। पहले मुझे लगा कि शायद ऐसे ही लाइट गई है, चली गई होगी, थोड़ी देर के लिए आ जाएगी। उसके बाद मेरी बहन ने मुझे आके बताया कि पता है पूरे पाकिस्तान की लाइट इस वक्त बंद है। तो मैंने फ़ौरन से अपना फ़ोन उठाया, सोशल मीडिया जाके देखा और वाकई में बड़े जो है ना ट्रेंडिंग पे चल रहा था कि ब्लैकआउट हो गया है, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बंद है। और उसके बाद जो अफवाहों का बाजार गर्म हुआ है, लिटरली एंड में मुझे भी डर लगने लगा था कि अल्लाह खैर करे कुछ हो। मुझे ऐसे फोन कॉल्स आए जैसे मैं मीडिया में नहीं, मैं वापडा में होता हूँ कि ये क्या हुआ भाई। मुझे भी नहीं पता था कि क्या हुआ, लेकिन यह है कि एकदम परेशानी बन गई। हर कोई परेशान था, पैनिक कर गए लोग। और उसके बाद अच्छा, पैनिक करने में ना जो सोशल मीडिया उसका बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि उसके अंदर जिस तरह की खबरें आ रही थी कि बी रेडी, अब पता नहीं क्या होने लगा है, पता नहीं किसने हमला कर दिया है, जंग छिड़ गया है। तो इससे साबित हो है कि अगर इंफॉर्मेशन गलत तरीके से इस तरह से स्प्रेड होगी तो उसके क्या नताइज निकल सकते हैं। तो बहरहाल आज हमारा पहला टॉपिक जो होगा वो यही होगा कि ब्लैकआउट हुआ हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब, वो कैसे हुआ, अभी तक क्या इत्तलात आई हैं, उसकी रीज़न क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। चीनी की कीमत जो है वो बढ़ती ही जा रही है। एक वक्त था कि उसको आकर थोड़ा सा 81 रुपये पर स्टेबल किया गया, लेकिन उसके बाद दोबारा क्रेडिट लेने की बड़ी कोशिश की गई और अब दोबारा से उसकी कीमत जो है वो 100 से ऊपर पहुंच चुकी है। कराची की सड़कों का बहुत बुरा हाल है और ये अब से नहीं है, बहुत पहले से है, लेकिन उसके बावजूद कहा जाता है कराची को रोम बनाने की बात की थी, मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ बनाने की बात की थी। अभी भी उन्होंने दावे किए थे। अभी लास्ट वीक अगर हम बात करें, एक नई रोड का इफ्तिताह किया। बिलावल भुट्टो जरदारी पे वहाँ पर मौजूद थे, वज़ीर आला सिंध भी थे। उन्होंने कहा कि हमने देखी कितनी अच्छी हालत कर दी है शहर कायद की, कराची की, और मज़ीद भी इसमें अब हम बेहतरी लाएंगे और बहुत सारे मंसूबे हैं। बहरहाल जो सूरत हाल है वो उसके बरक्स है जो उनके जाने से तकरीर की दावे किए गए। और अगला टॉपिक PSL 6 जो है उसकी ड्राफ्टिंग मुकम्मल कर ली गई है, उस पर भी हम मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। डेफिनेटली मुझे पता था, मुझे ये बात करने से पहले पता था कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। बहरहाल PSL अपना ही है, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं जी बिजली के ब्रेकडाउन की। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब अचानक पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया। गुड्डू पावर प्लांट से फ़नी खराबी ये शुरू हुई थी और एक के बाद एक इलाके की बिजली बंद होती चली गई। इब्तदाई रिपोर्ट्स जो आई वो ये कि 11:41 पर फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होना शुरू हुई थी और देखते देखते फ्रीक्वेंसी 50 से 0 पर आ गई और पूरे मुल्क में बिजली का निज़ाम जो था वो बैठ गया। अभी तक कंफर्म नहीं पता कि हुआ क्या था। फ़नी खराबी बताई जा रही है गुड्डू पावर प्लांट में। मियाँ शाहिद ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या खबरें आ रही हैं, आखिर हुआ क्या था। मियाँ शाहिद, क्या हुआ था हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब? अच्छा, समझने वाली बात यह है कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन चलती है वो शुमाल और जनूब को चलती है। शुमाल में हमारे हाइडल पावर प्लांट्स हैं और जनूब में हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं। और जो ये फुटेज है इसमें जो दिखाया जा रहा है ये हाइडल पावर प्लांट्स हैं, क्योंकि इसमें तरबेला और मंगला जो थे वो बिल्कुल मिनिमम कैपेसिटी पे चल रहे थे। 5000 क्यूसेक वहां से खराज हो रहा था और बिजली पैदा ना होने के बराबर थी। और यही वजह हुई कि साउथ में जो लोड था वो ज्यादा था और नॉर्थ में लोड जो था वो बिल्कुल कम हो गया था। और उसमें जो न्यूक्लियर है और दूसरा पावर प्लांट जो कोल है वो भी सिस्टम से निकल गए। तो यही वजह हुई कि फ्रीक्वेंसी जो है वो सेकंड्स में नीचे गिरी और पूरे मुल्क में ब्लैकआउट हो गया। दूसरी वजह धुंध थी और वो कंडक्टर्स थे जो चेंज नहीं किए गए थे और धुंध की वजह से उन्होंने करंट पास नहीं किया। गुड्डू के मुकाम पर ये जो है वो इसकी ट्रिपिंग जो है वो पहले सामने आई और फिर उसके बाद पूरे मुल्क में जो है वो ब्रेकडाउन हो गया और ब्लैकआउट की सूरत हाल पैदा हो गई। NPCC से जो फ्यूज था वो उड़ गया, क्योंकि अगर वो ना उड़ता तो पूरा सिस्टम जो था वो डैमेज हो सकता था और कई दिन लग सकते थे। ये तो 24 घंटे में जो है वो रिस्टोर हुई है बिजली। फिर अगर ऐसा होता पूरा सिस्टम उड़ जाता तो अच्छा मियां शाहिद, मैं ये जानना चाहती हूँ कि 7 एहलकार हैं, उन्हें मुअत्तल किया गया है, तो ये बताइएगा कि क्या मलबा पूरा 7 एहलकारों पर डाल देना और उन्हें मुअत्तल कर देना, क्या इससे जो है ये साबित हो जाता है कि सिर्फ उन्हीं की गलती थी? और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि साबिक हुकूमतों की वजह से ये हुआ है। इसका क्या मतलब है? साबिक हुकूमतों का और इस ब्रेकडाउन का क्या ताल्लुक? देखिए, इस पर मलबा साबिक हुकूमत पर नहीं डाला जा सकता। इसमें जो है वो मुअत्तल अगर करना है तो NTDC पूरे का पूरा शोबा जो है उसको मुअत्तल कर दिया जाए, या पूरी की पूरी जो है वो वजारत तवानाई जो है उसको मुअत्तल होना चाहिए, उनको इस्तीफे देने चाहिए। इसलिए कि जो कंडक्टर चेंज करने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था उसको क्यों ड्रॉप किया गया? 60 अरब रुपए से जायद का बजट रखा गया था
और वो कंडक्टर्स जो थे वो फोक प्रूफ लगाए जाने थे उसमें, ताकि फोक जो है उसकी सूरत में करंट पास हो सके। वो करंट जो है वो पास नहीं हुआ। वो प्रोजेक्ट क्यों ड्रॉप किया गया? और अगर उनको तो ये इस तरह के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मियां साहब साथ ही रहेगा, तवानाई के अमूर के माहिर अरशद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या कमेंट करेंगे अरशद साहब? पहले तो ये बताएगा कि किस वजह से हुआ और 7 एहलकारों को मुअत्तल किया गया है, जबकि जो मलबा है वो साबिका हुकूमत पर डाला गया है, तो इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, पाकिस्तान में ब्लैकआउट होना एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। पूरी दुनिया में ये न्यूज़ आप लोगों की फ्लैश आउट हुई है, इवन CNN, BBC, गार्डियन, कि पाकिस्तान जो कि 7th एटॉमिक पावर है और उसकी ग्रिड में इतनी रिलायंस नहीं है कि वो सस्टेन कर सके। पहले मैं एक आपको अर्ज कर दूं कि पूरे इस सिस्टम में, NTDC के सिस्टम में ये प्रोविजन है कि अगर कोई पावर प्लांट अगर ड्रिप होता है तो वो उसको आइसोलेट यानी अलग कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ पे इस सिस्टम की मेंटेनेंस का मतलब ये है कि हर मेंटेनेंस भी और विजिलेंस भी हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद और 1 साल के बाद इस सिस्टम की चेक होता है कि चेक क्या ऐसा है कि कोई पावर प्लांट नॉर्थ से लेकर साउथ तक कोई भी, चाहे तरबेला है, मंगला है, गुद्दू है, जामशूर है, वहाँ से कोई पावर प्लांट अगर कोई ड्रिप होता है तो उसको आसानी से वो साइड पे हो जाता है और पूरी ग्रिड चलती रहती है। सबसे बड़ी नाअहली ये है कि हमने मेंटेनेंस नहीं की। दूसरा, गुद्दू से जो ऑफशूट हमारी 220 की बलूचिस्तान की तरफ जा रही है उसकी हमने मेंटेनेंस भी नहीं की। और एक बात कि जहाँ पे हम कहते हैं ना कि स्मॉग या फॉग आ रही है, आप देखें कि इंडिया में तकरीबन 3,90,000 मेगावाट की कैपेसिटी है। एक ब्लैकआउट 5 मिनट के लिए हुआ था 7 जुलाई 2012 में, उसके बाद बिल्कुल नहीं हुआ। सिस्टम रिलायंस होती है, चेक करते हैं, लेकिन बिल्कुल। और अरशद साहब, ये पहली दफा नहीं हुआ है पाकिस्तान में, बिल्कुल पाकिस्तान में पहली दफा नहीं हुआ है। जी देखिए, असल इशू जो है, जिस तरह मियां शाहिद ने भी कहा कि इसका जिम्मेदार NTDC और मिनिस्ट्री है। वो किस तरह? दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि NTDC प्रोफेशनल इदारा है जिसमें इंजीनियर्स काम करते हैं, जो बड़े प्रोफेशनल लोग होते हैं। लेकिन 7 जुलाई 2017 से लेके 20 जून 2020 तक एक डिप्टी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री में उसको कंट्रोल करता रहा इस्लामाबाद बैठ के। आप बताइए, दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि एक डिप्टी सेक्रेटरी इस्लामाबाद बैठ के 4 साल तक उसको MD नहीं आने दिया? असल इशू ये है, जहां आपका जो इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर जो काम करने की सलाहियत है, जहां एक जज्बा होता है, वो नहीं रहता, वो साइड पे चले जाते हैं। अभी जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो पॉइंट स्कोरिंग कर रही है, ये रेलेवेंट है। मेरा ख्याल है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इस पे आना चाहिए कि इस इदारे को दोबारा रीबिल्ड कैसे किया जाए, इस सिस्टम को दोबारा हम मेंटेन कैसे करें। NTDC की जो लाइंस हैं जो बलूचिस्तान की तरफ जा रही हैं, इसकी मेंटेनेंस कैसे करें, ये हमारा बिल्कुल ऐसे ही है। और सबको एक पॉइंट पर आना पड़ेगा इस तरह के इश्यूज को हल करने के लिए। अरशद साहब, ये हुकूमत जो है ये सारा मलबा पिछली हुकूमत पर डाल रही है। इससे पहले मैं अपने अगले सवाल की जानिब बढ़ूं, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, क्या पिछली हुकूमत पर डाला जा सकता है मलबा? देखिए, ये वाली जो बहस है ना गलत तरफ चली गई है कि पिछली हुकूमत ने क्या किया, पिछली हुकूमत ने कुछ नहीं किया। देखें, सच्ची बात तो ये है कि हैदराबाद से 600 kV जो कि फैसलाबाद और लाहौर में इस साल टर्मिनेट हो जाएगी 600 kV की, ये CPEC का प्रोजेक्ट, ये इनिशिएटिव उन्हीं का था। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे ख्याल में इस तरह की सिचुएशन बिल्कुल नहीं होगी, हमारे पास एक अल्टरनेटिव और आ जाएगा। और ये बात कह देना कि जी पिछली हुकूमत में 18,000 मेगावाट की कैपेसिटी थी ट्रांसमिशन की, बिल्कुल गलत है। 22,000 तक वो लेके गए हैं। ये हमारी बहस उस फोकस की तरफ जाता नहीं, पता नहीं कौन से लोग हैं जो हमारा टारगेट के असल जिधर होना चाहिए इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और इवन जो इससे पहले ब्रेकडाउन हुए, एक जिम्मेदारी नेपरा पे कि उन्होंने क्या फाइंडिंग की है, उन्होंने क्या देखा था। आज तक नेपरा की कोई भी फाइंडिंग नहीं है। 2005 से लेके 2021 तक जितना पाकिस्तान में ब्लैकआउट हुए, इतना दुनिया के किसी हिस्से में नहीं हुए। हमने आज तक एक अच्छी इंक्वायरी नहीं की कि क्या वजूहात है, क्या टेक्निकल वजूहात है, क्या सिस्टम की इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्या हमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके साथ इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। ये बातें आती ही नहीं है। तो साहब, ये जो 7 एहलकारों को मुअत्तल किया गया है, यानी कि अभी तो इंक्वायरी भी मुकम्मल नहीं की गई, कुछ भी नहीं किया गया, कि ये बहस जो है ये ला हासिल है।
इसका कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब यही होगा कि हम अपने इदारों को ठीक नहीं करना चाहते। अच्छा अरशद साहब, वक्त क्योंकि काफ़ी कम है, तो आपसे मैं आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगी कि आपने कहा कि ये जो ब्लैकआउट हुआ पाकिस्तान में, इसको पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा इसको जगह मिली। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते थे इस ब्लैकआउट के? खुदा न खास्ता क्या हो सकता था, या फिर इम्पैक्ट अब पाकिस्तान का पूरी दुनिया में किस तरह से जाएगा? देखिए, पूरी दुनिया में इस वक्त आपको बताऊं कि कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी एक वबा की सूरत में आया, और पाकिस्तान में जो लोग वेंटिलेटर्स पे थे, मुझे नहीं पता कितनी कैजुअलिटी हुई है, क्या बना होगा, कितना हमारा लॉस हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा। तो पूरी दुनिया में जब इस वक्त कोरोना वायरस की तरफ एक फाइट आ रही है, हमने क्या देखा है, जब वो लोग वेंटिलेटर पे थे, जो कि हॉस्पिटल में थे, उनका क्या बना। और इस मुल्क में रिलायंस क्या है, सिस्टम क्या है, पावर सिस्टम क्या है, जो कि बैकबोन होती है इकोनॉमी की, जो कि इवन हेल्थ केयर में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो दुनिया ये देखती है कि यार ये कैसा मुल्क है जो कि 7th एटॉमिक पावर भी है, और इसका पावर सिस्टम इस तरह का है। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी को दोबारा फ्रेश ब्लड की जरूरत है। मुझे मिनिस्टर्स की बातें भी सुन के बड़े अफसोस होता है कि इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयान आ जाते हैं। ये बात आ जाती है कि 50 से 0 हुई, पर क्यों हुई है? ये नहीं होना चाहिए था। ये सिस्टम में प्रोविजन है, इसको आइसोलेट होना चाहिए था। ये बात नहीं करते, फिर आपने बंदे सस्पेंड कर दिए। इंक्वायरी का चेयरमैन किसको किया? एमडी एनटीडीसी को नहीं। इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसमें प्रोफेशनल लोग हों कि क्या वजूहत हुई है। बिल्कुल, जब तक जो जिम्मेदारान है उनको सामने नहीं लाया जाएगा, तब तक तो मसले का हल ही नहीं निकलेगा। बहुत शुक्रिया। अरशद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, तवानाई उमूर के माहिर, और उनका ये कहना है कि ये जो डिबेट अब शुरू हो गई है कि किसकी गलती थी, पिछली हुकूमत की थी, इस हुकूमत की थी, ये डिबेट ही गलत तरफ चली गई और फजूल है। ये हर मामले की तरह ये मेरे से हुकूमत ने एक बना लिया है कि बस मजाक समझ लिया है इस मुल्क के हर मामले को। आवाम के साथ जो भी बीती है, अभी कितना सीरियस मामला है कि कितने लोग वेंटिलेटर्स पर थे, और ये सूरत हाल हमारे अस्पतालों की भी इस मुल्क से मुख्तलिफ नहीं है, माजरत के साथ। लेकिन जाहिर है अगर आपके मुल्क का निज़ाम बैठ सकता है तो अस्पतालों के पास बैकअप क्या मौजूद होगा, कितने लोग वेंटिलेटर्स पर थे और क्या कॉन्सिक्वेंसेज इसके आ सकते हैं या आएंगे, वो तो आने वाला वक्त ही साथ साथ क्लियर होता जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर हमें संजीदगी दिखानी होगी और हुकूमत को भी थोड़ा सा इन मामलों में संजीदा होना होगा। एक और मामला आयशा, इस मामले पर भी नोटिस लिया था और इसका भी क्या बना वो भी आपको बताते हैं कि चीनी एक बार फिर से हुकूमत के लिए नहीं बल्कि आवाम के लिए दर्द सर बन चुकी है। गुज़श्ता हफ्ते चीनी की कीमत में एक बार फिर से 15 से 18 रुपये तक का इजाफा हुआ। दरामद और क्रशिंग सीजन के बावजूद चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा हुकूमती पॉलिसियों की बड़ी नाकामी। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट ये बताती है कि चीनी की कीमत 100 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है। कंट्रोल रेट पर चीनी ना मिलने की वजह से जो छोटे दुकानदार हैं उन्होंने चीनी बेचना ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से चीनी बहरान अब जन्म दे रहा है। आटा और घी भी मज़ीद महंगा हो गया, जिसके बाद खाने पीने की जो दीगर अशियाँ हैं उनकी कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। शहरी ये शिकवा कर रहे हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ वो कहाँ पे हैं, वो क्यों नज़र नहीं आ रही। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की कोई वाज़ेह पॉलिसी अभी तक सामने नहीं आई है। जैसे ही थोड़ी सी कीमत कम होती है किसी चीज़ की तो क्रेडिट लेने के लिए हुकूमत आ जाती है। 2.5 साल के दौरान हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने के लिए दावों के अलावा कुछ भी नहीं किया है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया माहिर मईशत आबिद कयूम सुलहरी साहब ने। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी की कीमत में कमी पर अपनी टीम को मुबारकबाद दी थी और इसके 2 हफ्ते बाद ही चीनी की कीमत में एक मरतबा फिर से हम देख रहे हैं कि इजाफा हो गया और बाज़ शहरों में तो चीनी 100 रुपये से भी ज़्यादा हो चुकी है। ऐसा क्या हुआ कि हुकूमती टीम कीमतों में कमी का रुझान जो है वो बरकरार नहीं रख पाई है? कि चीनी की कीमतें जो कम हुई थी वो इसलिए हुई थी कि क्रशिंग सीज़न जो है वो स्टार्ट हो गया था। जो गन्ना है वो शुगर मिल्स में पहुंचना शुरू हो गया और उससे चीनी बनना शुरू हो गई। इसकी कीमतें जो बढ़ी हैं उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है कि हुकूमत का जो इस वक्त मुकर्रर करदा रेट है मिनिमम प्राइस गन्ने की वो 200 रुपये मन है, जबकि इस दफ़ा गन्ने की जो फसल है उसकी शॉर्टेज की वजह से जो शुगर मिल्स को जो गन्ना बेचा जा रहा है वो 215 से 250 रुपये मन तक बिक रहा है। और शुगर मिल्स का मौक़िफ़ ये है कि चूँकि उनको गन्ना महंगा मिल रहा है और महंगे गन्ने से पैदा होने वाली चीनी जो है वो भी वो महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं। तो ये इसका बुनियादी पर्पस सबब है कि कीमतें जो हैं वो कम क्यों हुई और कीमतें एकदम से बढ़ क्यों रही। तो आयशा, देखा आपने कि किस तरीके से हुकूमत एक मरतबा फिर से जो शुगर मिल्स मालिकान हैं वो कह रहे हैं कि जी गन्ना उन्हें महंगा मिल रहा है। और एक और आम बात यह है कि जब चीनी सस्ती हुई, इसकी कीमत कम हुई,
तो उस वक्त उसकी आपने क्वालिटी भी देखी होगी कि क्वालिटी भी नीचे गिर गई हो, वो पाउडर सा आ गया जिस दरामद की गई, और दरामद की गई बहुत ही कम जो बुरी क्वालिटी थी वो वाली चीनी दरामद कर ली गई, जिसकी वजह से हम ये देख रहे थे कि लोग इस चीज़ पे भी शिकवा कर रहे थे कि पहले तो चीनी मिल नहीं रही, और जो चीनी मिल रही है वो बहुत महंगी मिल रही है और उसकी क्वालिटी जो है वो बिल्कुल ख़राब है। आबिद कयूम सुलेरी साहब से अगला सवाल मैं करूँगी। सुलेरी साहब ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म ने हमने ये देखा था कि अपनी टीम को मुबारकबाद दी थी। पिछली मरतबा जब कीमतों में इजाफा हुआ तो वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ था कि उन्हें तलब और रसद का दुरुस्त डेटा नहीं मिला है, आइंदा अगर ऐसा होने नहीं देंगे उन्होंने कहा। लेकिन क्रशिंग सीज़न के दौरान ही चीनी की कीमतें जो हैं वो एक मरतबा फिर से बढ़ना शुरू हो गई हैं, तो आप क्या समझते हैं, ये हुकूमत की नाकामी है? देखिए, ये सिस्टम की नाकामी है और उसकी वजह यह है कि इस वक्त चीनी की कीमतों का तयन जो है उसका कोई भी हमारे पास साइंटिफिक या कोई इकनॉमिक फार्मूला जो है वो मौजूद नहीं है। जो शुगर मिल्स हैं वो तो ये कह रही हैं कि जो गन्ना उन्होंने ख़रीदा है उसका रिकवरी रेट यानी उसमें जो शुगर कंटेंट है वो कम है, जो कि हुकूमत ने 15 दिन पहले क्रशिंग सीज़न जो था उसको शुरू करवा दिया। ये चीनी जो है ये इसके रिकवरी कितनी होती है, इसकी लागत क्या आती है, इसका रेट क्या बनेगा, और उसके बाद जो अगला स्टेप है कि शुगर मिल्स जो हैं वो किन किन होल सेलर को जो सेल करती हैं और किस कीमत पे सेल कर रही होती हैं, ये एक ग्रे एरिया है। और इसी ग्रे एरिया की तरफ शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट में भी इशारा किया गया था। इसी ग्रे एरिया को पूरा करने के लिए FBR जो है वो इस वक्त ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज़्म कैमराज इंस्टॉल करने की बात कर रही है, और उसी के लिए केन कमिश्नर्स जो सूबों में होते हैं उनसे कहा जा रहा है कि शुगर मिल्स पे वो अपने नुमाइंदे जो हैं वो अपॉइंट करें। लेकिन जब तक ये तयन नहीं होता कि चीनी की कीमत जो है वो मुकर्रर कैसे की जाएगी, और ये तयन नहीं होता कि शुगर मिल जो है वो किन किन होल सेलर्स को चीनी जो है वो बेच रही है, तब तक चीनी की कीमतों को कंट्रोल करना जो है उसका सिस्टम वो इफेक्टिव नहीं है। अच्छा कीम साहब, ये भी सवाल है कि अगर कार्टेलाइजेशन करके चीनी की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं तो मुसाबकती कमीशन कब हरकत में आएगा, इसके हवाले से भी कुछ बता दें। कंपटीशन कमीशन जो है बदकिस्मती से वो रिपोर्ट तो सबमिट करवा सकता है, रिकमेंड कर सकता है, लेकिन उसके बाद एग्जीक्यूट करवाना जो है वो कंपटीशन कमीशन के दायरे कार में नहीं आता। और उसके बाद भी हमने देखा है कि बहुत सी ऐसी मुसाबकती कमीशन की रिपोर्ट्स आती हैं जिसपे के जो मुतासरा फ्रीक होते हैं वो कोर्ट में चले जाते हैं, वहाँ से जाके स्टे ऑर्डर्स ले आते हैं और कंपटीशन कमीशन जो है वो टूथलेस बन के रह जाता है। इस दफ़ा भी चीनी पे कंपटीशन कमीशन ने एक पिछली दफ़ा जो कीमतें बढ़ी थी उन पर एक काफ़ी मौसर रिपोर्ट दी थी और उसकी रिकमेंडेशन जो थी वो भी दी थी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जब तक मुसाबकती कमीशन जो है वो अपनी रिकमेंडेशन अमल दरामद करवाने के लिए मैंडेटेड नहीं होगा तब तक वो एक रिकमेंडरी बॉडी के तौर पे रिकमेंडेशन तो दे सकता है, उसके बाद आगे एग्जीक्यूट करवाना जो है वो फ़िलहाल उसके दायरा कार में नहीं आता। और ये भी सिस्टम की एक कह सकते हैं कि एक फ्लॉ है जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आबिद कयूम सुलेरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम की नाकामी है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इस पर हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है ये भी जान लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सदाकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि ऐसा क्या हो गया है कि चीनी की कीमतें जो कुछ दिन पहले हम देख रहे थे कि कम हो रही थी वो एक मरतबा फिर से बढ़नी शुरू हो गई हैं। वज़ीर आज़म ने जिस टीम को मुबारकबाद दी थी वो अपनी कारकर्दगी क्यों बरकरार नहीं रख पा रही? देखिए, पहले आपको और आपके नाज़रीन को ये समझाना है कि चीनी की कीमत हुकूमत तय नहीं करती। जैसे बिजली की कीमत हुकूमत तय करती है, गैस की कीमत हुकूमत तय करती है और बहुत सारी पेट्रोल की कीमत हुकूमत तय करती है, लेकिन ये जो चीनी है ये मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई से तय होती है। कभी माजी में पाकिस्तान में इस चीनी की कीमत को हुकूमत के तय करने के खाते में नहीं रखा गया। जिस तरह बाकी चीज़ें हैं उनकी कीमतें भी हुकूमत तय नहीं करती। बहरहाल हुकूमत ने देखा कि गैर ज़रूरी मुनाफाखोरी हो रही है, लिहाजा बहुत सारे ड्रास्टिक स्टेप्स लिए, बहुत सारी इंक्वायरी कमेटीज़ बिठाई, बहुत सारी आपने ऑडिट किए, फोरेंसिक ऑडिट्स किए मुख्तलिफ कंपनियों के, और जहाँ कहीं गलत ऐसी कार्रवाइयाँ हो रही थी जो कानून के अंदर काबिल गिरफ्त थी उन पे कानून चल रहा है। अभी बहुत सारे केसेस भी बन रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कोर्ट से कोई स्टे मिलते हैं, कोई प्रोसेसेस लंबे, अदरवाइज़ ये कार्रवाई चल रही है। हाँ, कीमत जब ऊपर जाती है तो तनकीद होती है तो हम सुनते हैं, जब नीचे आती है तो हम समझते हैं कि हमारे स्टेप्स काम कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ गई थी, अब नीचे आई है। अभी जो थोड़ी सी कीमत बढ़ी है ये है मैटर ऑफ कंसर्न और इस बारे में ज़रूर हुकूमत जो है वो कोई स्टेप्स करेगी और इसमें
जैसे मैंने आपको बताना, ये मैंने शुरू में भी बताया कि हुकूमत को बहुत इनडायरेक्टली करना पड़ता है। डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है हम ऑर्डर कर दें कि आज चीनी 80 रुपये किलो होगी तो वो होगी, क्योंकि मैकेनिज़्म नहीं है, कानून ऐसा नहीं है। हम सिर्फ इनडायरेक्ट बिलवास्ता हम स्टेप्स लेते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, और मैं ये जो खबरें आ रही हैं इस पर इंशाल्लाह हुकूमत अपना एक्शन लेगी। भाई साहब, कीमत थोड़ी नहीं, कीमत 15 से ज़्यादा बढ़ गई है। बहरहाल ये बताएगा कि पंजाब हुकूमत ने शुगर मिल्स के लिए क्रशिंग सीज़न के लिए खुसूसी ऑर्डिनेंस जारी किया था। इस ऑर्डिनेंस के इजरा के बावजूद क्रशिंग सीज़न में पहली बार कीमतों में इतना इजाफा देखा गया है, तो क्या ये हुकूमती ऑर्डिनेंस का रद्दअमल तो नहीं? हुकूमत इससे पहले क्रशिंग ये शुगर मिल्स लेट करती थी, जिससे गन्ना सूख जाता था और उसका जो जूस है जो उसका अंदर वो कम हो जाता था, और जिससे फार्मर का नुकसान होता था, और फार्मर पे एक दबाव था कि वो सस्ता गन्ना बेच के निकल जाए। तो इस दफ़ा गन्ना की बहुत अच्छी कीमत गई है कि अब मिलों वाले बड़े परेशान हैं कि जो असल प्रोड्यूसर है उसको बड़ा अच्छा पैसा मिला है और रेट मुनासिब, बल्कि मुनासिब से भी बेहतर मिला है। उस हवाले से हुकूमत ने क्रशिंग को इन्फोर्स किया है, और अब तो जो जितनी ये चीनी की मिल्स हैं इनकी कैमरा के ज़रिए निगरानी की जाएगी कि ये कितना काम करते हैं और कितना इनका माल स्टोर में है और कहाँ जा रहा है, ताकि पूरा एक रिकॉर्ड रखा जाए। इसमें मेरा ख्याल है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप है, महीना 1.5 महीने में ये भी हो जाएगा। ये आप तसल्ली रखें इंशाल्लाह कि हुकूमत पूरी तरह हाथ धो के इनके पीछे पड़ गई है। अब ये मुनाफा तो कमाएंगे, लेकिन गैर ज़रूरी मुनाफा इनको नहीं कमाने दे देगा। लेकिन कभी कभी ये होता है कि गन्ना महंगा हो जाता है, तो उस वक़्त भी चीनी महंगी होती है। कभी कभी हमने पिछले दिनों इंपोर्ट की थी, तो वो इंपोर्ट पे हुकूमत ने कंट्रोल रेट पे, चूँकि हुकूमत ने इंपोर्ट की थी इसलिए हुकूमत ने कंट्रोल रेट पे दिए, उससे मार्केट में चीनी का फ़र्क पड़ा था। अब भी जो आपने कहा कि ये रिएक्शन है, अगर रिएक्शन है तो उस रिएक्शन का भी रिएक्शन हुकूमत लेगी, लेकिन इसके लिए प्राइवेट बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे कवानीन होते हैं। लोग अदालतों में चले जाते हैं, तो हुकूमत का जो काम करने का जो उसमें रुकावटें आती हैं वो सम टाइम आड़े आ जाती हैं। लेकिन बहरहाल इस मसला है, और इस मसले के लिए अगर कानून को भी बदलना पड़ा तो इंशाल्लाह ये जो हमने कमिटमेंट की हुई है लोगों से कि आपको माफिया से निजात दिलाएंगे। अच्छा सदाकत साहब, आपने डिमांड और सप्लाई का जो रूल है उसकी बात की। अगर आपकी बात को देखा जाए तो हुकूमत ने जो चीनी दरामद की थी उसका स्टॉक तो अब भी मौजूद है, और उस स्टॉक की मौजूदगी में चीनी महंगी हुई है, तो हम क्या कहें कि क्या प्राइस कंट्रोल का शोबा जो है वो नाकाम हो गया है? देखिए, एक कीमत को कम करने के लिए 3-4 तरीके इस्तेमाल किए थे। एक तो क्रशिंग टाइम पे शुरू कराई, उसके बाद जब चीनी की किल्लत हो गई, वो चीनी पहले एक्सपोर्ट हो गई थी, वो गलत फिगर्स दी गई थी, तो उसके बाद इंपोर्ट आई, तो उसका एक सहारा मिला है। फिर अब क्रशिंग के बाद चीनी मार्केट में आ रही है, तो ये मतलब बहुत सारे दरमियान में प्लेयर्स होते हैं जो मैनिपुलेट करते हैं, कुछ फ्यूचर बाइंग भी होती है, तो कुछ इसके कानून भी ठीक करने की ज़रूरत है। और हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़, वो इस पर काम कर रही है, और जल्द ही कोई लाया अमल सामने आ जाएगा कि ऐसी प्रैक्टिसेस, ऐसी हरकत और सकनात जिनसे मार्केट में होर्डिंग या ज़ख़ीरा अंदोज़ी इनकरेज हो, ऐसी वो चीज़ें जिससे लोग इस मार्केट को मैनिपुलेट करें, उस पर इंशाल्लाह बहुत जल्द एक पॉलिसी आ रही है। मुझे यकीन है कि जो कल की कैबिनेट मीटिंग है उसमें भी ये डिस्कस होगा, और अगले वीक तक इसमें एक वाज़ेह पॉलिसी। पाकिस्तान तहरीक साहब सदाकत अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राजा 2-3 पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि बड़ी आसानी से उन्होंने कहा कि कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ, थोड़ा सा इजाफा हुआ। नंबर 2 ये कि उन्होंने कहा कि हुकूमत चीनी की कीमतों का तयन नहीं करती, लेकिन क्रेडिट जब लेना होता है तो वहाँ पर क्रेडिट हुकूमत ज़रूर लेती है। तीसरा पॉइंट ये कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि गन्ने के किसान हैं, उन्हें फ़ायदा हुआ, और शुगर मिल्स मालिकान जो हैं उन्हें इस मरतबा ज़्यादा पैसे अदा करने पड़े, लिहाजा उनके लिए सख्ती की गई। लेकिन आपको ये नहीं पता कि शुगर मिल्स मालिकान ये सारा बोझ अवाम पर डाल दिया। ये कहते हैं कि गन्ना जो है यहाँ पर हुकूमत आती है, यहाँ पर हुकूमत आती है, प्राइस कंट्रोल कमेटी आती है, उन्होंने आके जो है इम्प्लीमेंट करवाना है कि किस तरह से कितनी कीमत होनी चाहिए, और किसी को ज़्यादा मुनाफा जो कि नाजायज़ मुनाफा है वो ना मिले, और आवाम भी परेशान ना हो। एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कराची शहर की बात करेंगे। वहाँ पर वैसे तो बहुत सारे मसले हैं, लेकिन आज हम बात करने जाएंगे कराची की सड़कों की, और कराची में जो सूरत हाल है कचरे की वो क्या है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। कराची रोशनियों का शहर, हमारा प्यारा शहर, लेकिन मसले इतने ज़्यादा हैं कि अब मसाइलिस्तान जो है उसका नाम मेरे ख्याल से रख देना चाहिए। लेकिन उसकी वजह क्या है? हुकूमत की अदम तवज्जुही, इंतज़ामी और नाअहलियाँ जो हैं उसकी वजह से कराची शहर जो है उसका बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। और दुनिया भर में जो गंदे तरीन शहर हैं उनमें कराची का बिल्कुल पॉल्यूशन का फुकदान यहाँ पर हम देखते हैं कि, और सड़कों की जो खस्ता हाली है, अमन की जो नाकिस सूरत हाल है, इश्यूज़ अगर आप गिनना शुरू करें तो वो बेइंतहा है, वो हम गिन भी नहीं सकते। कचरे का है, ट्रांसपोर्ट का है। तो ऐसे में हुकूमत ने तो कुछ नहीं किया, सिर्फ महज बातें की हैं, दावे किए हैं। तो LLCF का एक नारा है, एक तंजीम है जिसने अब ये बीड़ा उठाया है कि शहर कायद को, कराची को ये लोग खुद साफ रखेंगे। इस अपने शहर का, अपने घर का, अपनी गलियों का हम लोग खुद ख्याल रखेंगे। तो इस तंजीम की कोऑर्डिनेटर समरीन खान और सारा असद आज हमारी मेहमान है, उन्हीं से बात करते हैं। समरीन, सारा बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। समरीन, ये कैसे आइडिया आया और आपने इनिशिएट इसको कहाँ से किया? जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को, और बहुत शुक्रिया आपने हमें मदऊ किया। देखिए, बहुत छोटी सी और सीधी सी बात है। हमारा पाकिस्तान तो हमारा है कराची, इसके गली कूचे, इसकी लोग, इसकी सड़कें सब हमारी हैं। तो जब हम सड़कों पे सफ़र करते हैं तो बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर जो रोड्स हमारे यहाँ की ख़राब चल रही हैं वो तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लोग अवेयर्ड होते हैं उनके बारे में, वहाँ से गुज़रते वक्त ज़रा एहतियात करते हैं कि जी ये सड़क ख़राब है। लेकिन जहाँ सड़कों पे छोटे छोटे पैचेस हैं जो होल्स की फॉर्म में आ चुके हैं, वहाँ पे एक ऐसे हादसा जन्म लेते हैं जो कि इंतहाई खौफनाक होते हैं, अननोन। तो हमारा जो इदारा है लुमिनरी लर्निंग सर्कल फाउंडेशन, इसका बुनियादी मकसद तालीम और शऊर पैदा करना है। हमने आगाज़ किया 2012 से मुफ्त तालीम देने से, और जब आप तालीम देते हैं तो शऊर देना बहुत ज़रूरी और लाजमी है। लोगों में सफाई सुथराई की आदत को पैदा करना, लोगों में अपने माहौल की सफाई की आदत को पैदा करना, अपने लोगों का, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना, ये हमारा बुनियादी मकसद था। लोगों तक ये शऊर पहुंचाना हमारा बुनियादी मकसद रहा है, और इंशाल्लाह इसी को मोटिव बनाते हुए हमने स्टैंड लिया कि जो हमारे इर्द गिर्द, जैसे हम जब कह रहे हैं कि हमारा है कराची, तो हमें ज़िम्मेदारी उठानी है इन खराबियों की, इन कमज़ोरियों की निशानदही करने के साथ साथ इनके मसाइल के हल की भी। तो जब मसाइल का हल करना है तो ये काम करना बेहद ज़रूरी था। आगाज़ हमने नॉर्थ कराची से किया है, जिसे हमने अभी अपना मरकज़ बनाया हुआ है। यहीं हमारे तालीमी इदारे भी चलते हैं। और बुनियादी वजह मैंने आपको बता दी कि ख़राब सड़क की निशानदेही तो हो जाती है, लेकिन जो सड़कों पे अननोन पैचेस होते हैं, होल्स होते हैं, उनसे जो हादसात होते हैं उन्हें हमें ओवरकम करना है सबसे पहले। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो छोटे छोटे पैचेस से स्टार्ट लिया है फुटपाथिंग के ऊपर। बिल्कुल। और देखा जाए समरीन, जो गाड़ियाँ ख़राब होती हैं वो भी इन्हीं पैचेस की वजह से होती हैं। और कराची की सड़कों पे, क्योंकि मैं वहाँ पर रही हुई हूँ, तो मुझे आइडिया है कि कितना ज़्यादा बुरा हाल है। ये बताइएगा सारा कि जब आप इस तरह से किसी काम का बीड़ा उठाते हैं तो उसके लिए ज़रूरत होती है फ़ंडिंग की। तो फंडिंग के लिए आप जो हैं क्या करती हैं, कहाँ से पैसे आते हैं? जो मैन पावर होती है, क्या लोग वॉलंटियर करते हैं या फिर आपका अपना जो पूरी तंजीम है उसी के लोग होते हैं और आप लोग ही जाकर ये काम खुद से करते हैं? क्योंकि ये इस तरह का काम है कि उसके लिए बाकायदा जो महारत रखते हैं इस काम में, उनकी ज़रूरत होती है। तो क्या उन लोगों को बुलाते हैं या आप खुद जाकर काम करते हैं? देखिए, हमारा जो बेसिक काम है वो तालीम पे है, लेकिन क्योंकि हमने ये मुश्किलात देखी और हमने हमारा है कराची का हमारा स्लोगन है, उसी के तहत हम काम कर रहे हैं, अपने शहर को हम ओन कर रहे हैं। तो जब हमने यहाँ पे मुश्किलात देखी तो हमने कहा ठीक है, तालीम भी हम साथ साथ करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें ख़ुद, जब तक हम खुद अपने जगह को ओन करके उसके मसाइल को हल करने का नहीं सोचेंगे, मसाइल हल नहीं होंगे। तो हमने ये सोचा, हमारे पास हमारी तंजीम में बहुत सारे लोग हैं, उसके अलावा हमें लोग वॉलंटियर्स करते हैं और हमारे साथ बहुत ज़्यादा जो यूथ है वो हमारे साथ बहुत इन्वॉल्व है, क्योंकि उनको ये ख़्याल है कि हमें ही कुछ तब्दीली लानी है और हमें ही बदलना है। और इसके अलावा जो है हमें जो फंडिंग होती है और बेसिकली हमें डोनर्स हैं जो कि डोनेशन जो तालीम का हमारा सिस्टम है उसमें करते हैं, और उन्हीं को हम लोग जो है वो इस बात के लिए इन्फॉर्म करते हैं कि हम ये इनिशिएटिव ले रहे हैं और इसके साथ हम ये काम करना चाहते हैं, तो वो उसमें हमारी मदद करते हैं। फ़िलहाल जो हमारे पास ये
पॉट होल्स फिक्स करने का जो काम है और नॉर्थ कराची के एरिया में जो हमने किया, जो हमने कल किया, इससे पहले सोराब गोट तक का जो हमने पॉट होल्स फिक्स किए थे, उसमें हमें नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन ने बहुत ज़्यादा हमारे साथ हेल्पफुल रहे। वो उन्होंने हमें हैवी मशीनरी भी दी और इसके अलावा फंड्स भी हमें उन्होंने किए। अच्छा सारिन सबरीन, आखिर में बस ये मुझे कहेगा कि आप आम आवाम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? आप जो भी काम कर रहे हैं, एजुकेशन का काम है, ये पैच वर्क आप कर रहे हैं, जो शहर को साफ कर रहे हैं आप, तो इसमें आम आवाम से किस तरह की आपकी एक्सपेक्टेशन है? देखिए बहुत सिंपल सी और छोटी सी बात है, वो ये है कि जब हमने शऊर की बात की ना, तो कल हमने पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे और इसमें इनसे दरख्वास्त की थी कि ये हम सब जानते हैं कि ये हमारी जगह है, हमारी सड़कें हैं, हमारी गली और मोहल्ले हैं, इनकी सफाई करना, इनको प्रॉपर रखना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन क्या होता है कि हमने अपनी ज़िम्मेदारी से थोड़ी सी कोताहियाँ शुरू कर दी है, आँखें बचाना और कान बंद करना शुरू कर दिए। तो आम आवाम से हमारी ये दरख्वास्त है और हम उनसे हमेशा रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि जी ओन करें, एहसास करें ये हमारा है, हम ही को करना है। अगर कोई ख़राबी हुई है तो वही हम ही को ठीक करनी है, हमें दूसरों की तरफ नज़र उठा कर नहीं देखनी। और एक करके 11 हो जाते हैं, तो सिनर्जी की पावर से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कल भी हमने लोगों को ये पैगाम दिया, सड़कें बनी हैं, सड़कें बनती हैं, सड़कें ख़राब भी होती हैं, आप ही सफ़र करते हैं, आप ही की गाड़ियाँ वहाँ पे ख़राब होती हैं। आपने जैसे अभी ख़ुद कहा कि न सिर्फ लोग हादसा का शिकार होते हैं, बल्कि उनका जाहिर बात है जो इतना भारी ट्रैफिक जो वहाँ से गुजर रहा है या लोगों की रिहाइश है, वहाँ एक बहुत बड़ा इलाका रिहायशी है। हमने 3 फेजेस में काम किया है अभी तक इस ड्राइव को। हम लोग शफीक मोड़ से सैराब गोट पे भी गए, हम सलीम सेंटर की तरफ से भी हमने पैचिंग करवाई। कल हमने ये गोधरा के एरिया जो था शफीक मोड़ तक जाने वाला है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर की जगह पे पैचिंग की है। सही। लेकिन हमारी आम आवाम माजरत के साथ वो बिल्कुल नाबलद होती है। बिल्कुल उन्हें भी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि नुकसान जो है आवाम का ही होता है, एक्सीडेंट होता है तो आवाम ही मुतासिर होती हैं, उन्हीं की गाड़ियाँ ख़राब होती हैं। बहुत शुक्रिया सारा असद और समरीन खान हमारे साथ मौजूद थी। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है और आई होप आगे भी आपका ये जो इनिशिएटिव है ये आगे बढ़े और जो बाकी सड़कें हैं, मेरा तो दिल करता है जो गवर्नमेंट है वो भी इनके साथ मिले और इन सारी चीज़ों पर काम करे। एक ब्रेक लेनी हमें, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खेल के मैदान में क्या हो रहा है, क्रिकेट के बारे में बात करेंगे। PSL 6 की ड्राफ्टिंग मुकम्मल हो गई है, कौन सा खिलाड़ी किस टीम में जा रहा है, एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के ब्रांड पाकिस्तान सुपर लीग की। जी हाँ, पाकिस्तान सुपर लीग 6 के लिए ड्राफ्टिंग मुकम्मल हो गई और क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर ये है, बड़ी खबर यह है कि आयशा क्रिस गेल की वापसी हो गई है। बिल्कुल, चौके छक्के जो हैं वो अब हमें नजर आएंगे पाकिस्तानी ग्राउंड्स के अंदर। इसी पर बात करने थे हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट याहिया हुसैनी मौजूद हैं। याहिया, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएगा कि आपके ख्याल में इस ड्राफ्ट में सबसे बेहतर खिलाड़ी जो थे वो किस टीम ने मुंतखब किए? देखें, ओवरऑल जहाँ तक आपका ये सवाल कि बेहतरीन खिलाड़ियों का इंतखाब किस टीम ने किया, तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ड्राफ्ट में कुछ इतना ज़्यादा मौजूद नहीं था। बहुत सारे वो खिलाड़ी थे जो टीमें रिटेन नहीं कर सकीं, वो खिलाड़ी ड्राफ्ट में आए। और ओवरऑल अगर हम ओवरसीज़ क्रिकेटर्स की बात करते हैं तो मुझसे अगर आप पूछें तो मेरा ख्याल है कि लाहौर कलंदर ने जो राशिद खान को पिक किया है, आई थिंक वेरी गुड मूव। और इस वक्त अगर देखा जाए तो बैनुल अक़वामी क्रिकेट में राशिद खान एक बड़ा नाम है और एक बेहतरीन बॉलर है। और उसके बाद अगर आप मुझसे पूछते हैं तो फिर पेशावर ज़ल्मी के पास मुजीबुर रहमान है, जो एक और बड़ा बेहतरीन प्रॉस्पेक्ट है बैनुल अक़वामी क्रिकेट का। क्योंकि ये दो स्पिनर्स, इस एतबार से मैं बात कर रहा हूँ कि जितनी क्रिकेट इस वक्त हो रही है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो रही है और डोमेस्टिक के जो मैचेस हो रहे हैं, कराची में पूरा कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी हुआ, उसके बाद और दीगर मैचेस हुए, उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग का फर्स्ट लेग भी कराची में है। तो ये पिचेस जो हैं वो स्पिनर्स को सूट करेंगी। तो उस एतबार से लाहौर कलंदर की राशिद खान की हवाले से एक पिक, अच्छी पिक कह सकते हैं। ये मैं ओवरसीज़ प्लेयर्स के हवाले से कह रहा हूँ। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं मुजीबुर रहमान की, वंडरफुल पिक।
और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए गए हैं हसन अली, ये भी कुछ घाटे का सौदा नहीं है। फिर क्रिस गेल आए हैं कोयटा ग्लैडिएटर के लिए, तो इसको इस एतबार से एक अच्छी पिक कहा जा सकता है कि लकी टीम है थोड़ी सी कोयटा ग्लैडिएटर। और क्रिस गेल कलंदर के लिए कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल सके, गेल कराची किंग्स के लिए कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं कर सके, देखें कि वो लकी साबित होते हैं ग्लैडिएटर के लिए या नहीं। आपने हसन का जिक्र किया तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वैसे कई नामवर गैर मुल्की खिलाड़ियों को नज़रअंदाज करके हसन अली को टीम में शामिल किया, तो क्या शादाब ने दोस्ती निभाई है? आप ये कह सकते हैं कि हसन अली को पिक करना जो है वो क्या दोस्ती का तकाजा पूरा कर रहा है। जज्बाती फैसला मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि हसन अली एक बेहतरीन सलाहियतों के हामिल क्रिकेटर्स हैं और जो कारकर्दगी रही है पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की, उसके बाद इस टीम को शायद एक ऐसे प्लेयर ऑफ बंच की ज़रूरत है जो कि इस टीम को आगे लेकर जाएं, क्योंकि शादाब सेकंड सीज़न खेलेंगे एज ए कैप्टन और थोड़ा इन्फ्लुएंस होता है कप्तान का। और लोग ये सवाल कर रहे हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि वाई क्यों रिलीज़ किया पेशावर ज़ल्मी ने। मेरा ख्याल है खुद इंटेंट नहीं थी हसन अली की कि वो अपने आप को कंटिन्यू करें, और उन्होंने शायद डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद अकरम को ये बात कन्वे कर दी थी और इसीलिए उन्होंने जो है उनको रिलीज़ कर दिया। और फिर दूसरी तरफ जो है वो एक्सचेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि पहली पिक इस्लामाबाद यूनाइटेड की थी और उनको पता था कि वो हसन अली को पिक कर लेंगे। लेकिन आपका ये कहना कि क्या ये जज्बाती पिक है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। दोस्ती का पहलू बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। याहिया हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे और अब बस इंतज़ार है कि जल्दी से PSL 6 जो कब से शुरू हो रहा है उमेर? इसी महीने के एंड पे, फेब में, बल्कि फेब में शुरू होगा, फेब के एंड पे शुरू होगा और मार्च तक जाएगा। मार्च तक जाएगा। बहुत ज़रूरत है एंटरटेनमेंट की, बहुत ज़रूरत है एंटरटेनमेंट की। थोड़ा ज़रा ये जो सारा प्रेशर है ना कोरोना का और इन सब चीज़ों का निकले और दोबारा से चौके छक्के लगे। चौके छक्के शुरू हो रहे हैं, साउथ अफ्रीका भी पाकिस्तान आ रहा है इसी महीने और उसके बाद। लेकिन PSL की जो बात होती है ना उमर, वो उसका जो मजा होता है थोड़ा सा इसका दुख है अलबत्ता। एग्जैक्टली। इसके साथ ही वक्त ख़त्म हो गया हमारे शो का। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।